चलें तो अगेन जैसे आप लोगों ने कहा था सर पहले कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि आज आप पूछेंगे क्या, तो मैंने कहा था रिस्क, रिस्पॉन्सेज और इंटरनल कंट्रोल्स। अच्छा, अगर मैं वैसे आपको समझाना चाहूँ तो रिस्क की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि बेसिक रिस्क हो गए। रिस्क की डेफिनेशन ये कि फ्रॉड रिस्क भी हो सकता है, आरपी रिस्क भी हो सकता है, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें निकालना है कि इस सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें कौन कौन से रिस्क नज़र आते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जब रिस्क सही आइडेंटिफाई होगा तो प्रोसीजर्स भी अकॉर्डिंगली हो पाएंगे। एग्रीड है? तो चलें, क्वेश्चन तो शक्ल से बहुत हैवी लग रहा है, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, बट आई थिंक मैंने मतलब क्वेश्चन को मतलब कंसाइज रखने की भी कोशिश की है, और मतलब इन अ सेंस के ऐसा कि पेपर लेवल पे ही रहे, ऐसा नहीं कि कोई मैंने कोई सीए फाइनल के सवाल बना दिए, वो आता है एक एक 1.5 पेज का। चलें, ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, रिप्लाई कर देंगे बिल्कुल जानी, बिल्कुल कर देंगे। ओके, अच्छा, रिक्वायरमेंट तो ये है ना, आइडेंटिफाई द ऑर्डर्ड रिस्क इन द अबव सिचुएशन एंड रिस्पॉन्सेज फॉर द आइडेंटिफाइड रिस्क। अच्छा, ये मैं भेज भी देता हूँ, ये मैं भेज भी देता हूँ, पर अगर हम यहाँ पे देख लें, कबीर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस। द कंपनी imports essential oils and fragrance essence primarily from the Germany and blends them locally for the sale under its own brand. Kabir Limited operates through the multiple retail outlets located in different cities across the country and offer discount on bulk purchase. The company plans to expand its retail network by opening additional outlets. You are the job lead on the external audit of Kabir Limited for the year ended 30 June 2024 and have been provided with the following financial information. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सही है, सो नॉट बेसिक। अच्छा, तो आपको कुछ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, और नीचे बताया जा रहा है कि भाई ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, यूरो टू पीकिया जो है स्ट्रेंथन हुआ है। The CWIP represents fixture and fittings acquired for the new outlet which were installed during the year and transferred to PP. During the year, the intangible asset was revalued from the cost to revaluation model. The valuation was performed by Sagir Valuers. CWIP जो है intangibles का ये आ रहा, ये जो आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं ना, CWIP भी आ रहा है, उसके अंदर वो कह रहा है कि भाई वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट है ताकि वो ऑनलाइन ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सके। तो ये सिचुएशन है आपके पास, और आप देखें कि इसमें आपको क्या रिस्क नज़र आते हैं, और अगर रिस्क सही आइडेंटिफाई किया तो आप प्रोसीजर भी सही लिख पाएंगे। चलें जी, आपका समय शुरू होता है अब। मैं ज़रा ये आप लोगों को भेज भी देता हूँ। अभी कर लेते हैं ये, पहले शहीद भाई ये कर लेते हैं जानी, सेशन 2 तो हो गया ना, ये हम ज़रा पोस्ट कर दें। कर दिया पोस्ट, ग्रुप पे भी भेज देता हूँ। हाँ भाई, ग्रुप्स पे ये भेज चुका हूँ मैं, तो ज़रा आप चलें। बिलाल और उमर, ये तो ख़ानदानी रिस्क है, एक्सचेंज रेट वाला, ये तो मैंने रखा है ताकि कुछ मार्क्स मिल जाए मोटिवेशन के लिए।
हाँ वो सही कह रहा है इंसान, वैसे सर को अच्छा नहीं लगता कि जीरो हैं। ये है बस जानी। आपने बोला पहली क्लास में पढ़ा था कि अगर कुछ इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, ये तो शहीद आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी ये भेज दी आपको, ये पिक्चर भी भेज दी सवाल की। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने यहाँ पे रिस्क निकालने और ऑडिट प्रोसीजर्स बताने, जो भी तुमने रिस्क निकाले उसके, अगर तो सही निकाले। सही क्वेश्चन भेज भी दिया मैंने। अच्छा, रावियान ने लिखा है कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्पोर्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्पोर्ट कुछ भी नहीं होता। एज अ कंपनी इज इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अच्छा, और फिर इन्होंने लिखा है कि एंड ड्यू टू वेरियस आउटलेट्स इट विल बी डिफिकल्ट इन कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री। ये कोई रिस्क नहीं है भाई, अगर बहुत सारे आउटलेट हैं तो क्या कंप्लीटनेस का क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आ रही बात। ये तो उमर फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क हो गया ना। हेरा ये अच्छा पिक किया था। 15 मिनट है क्वेश्चन के लिए। सही है लाइबा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो मैंने वैसे ही माफ कर दिया है। सही, दूसरा वाला गलत है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैं ब्रदर? Since the euro to PKR risk of understatement of foreign exchange loss. अच्छा देखो, whoever is writing about the foreign exchanges लिख लो, वो तुम्हारे नंबर के लिए है ना, कि पूरे सवाल में ये तो साइड हो गया, उसके अलावा की बात करेंगे। नहीं नहीं, हाँ सवाल यही है, सवाल यही है। आई टोल्ड यू कि मैं ज़रा उसको ऐसा रखूँगा कि आपके एग्जाम लेवल पे। ये इंटेंजिबल्स के नीचे ब्रेकअप है, ये दो सॉफ्टवेयर एंड ईआरपी सिस्टम आ रहा है और इसी का एक CWIP आ रहा है। सही है, ये दो ब्रेकअप हैं इसके।
हसान गलत। अच्छा, हमें ये तो पता है कि मुझे बेसिक पता हो ना कि मुझे लॉसेस दिख रहे हो, एडवर्स रेशियोज और गोइंग कंसर्न पे फेंक दोगे, करीब करीब रेवेन्यू बुक हो रहा हो साल के, फ्रॉड में फेंक दोगे, वो तो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। वो रिपीट करके मैं तुम्हें दिलासा नहीं देना चाहता, वो तुम्हें आता है। और तुम्हें बताऊं मजे की बात, इसमें प्रॉपर एनालिटिकल है। तुम कह रहे थे ना सर एनालिटिकल का सवाल देते हैं, इसमें प्रॉपर एनालिटिक्स है, यानी यू नीड टू सी एनालिटिकली कि चल क्या रहा है बिजनेस में। अच्छा, डेटर डेज निकालें किसी ने, फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे इस पे बात ये निकली कि राबेल यहाँ पे कह रही हैं कि सर रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, इम्पेयरमेंट का रिस्क है। आई थिंक इफ देयर वुड बी एन इंक्रीज इन डेज तो रिस्क होगा, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग होगा तो होगा, कस्टमर मर जाए तो होगा, बैंक करप्ट हो जाए तो होगा। बोलते हो रिवीजन तो करवा रहा हूँ, रिवीजन साथ साथ। राबेल क्लियर है? तो ये मुझे पता था सबसे पहले तुम लोग 84 निकालोगे रिसीवेबल डेज, मैंने वही फारिग कर दी है पहले। आलिया, इम्प्रॉपर ड्राफ्टिंग। रावियांस, नॉट अ लॉजिकल रीजनिंग। तुम ये रिस्क बता रहे हो पर क्यों है रिस्क? एलेक्स, a very brief overview, मतलब this is not required in examination. रिस्क लिखने को बोला शहीद मैंने भाई, पहले प्रोसीजर्स नहीं मांगे, पहले मैंने रिस्क सही निकालोगे तो काम सही होगा। गलत ड्राफ्टिंग रवील। देखो चलो, इसमें अच्छी बात यह है कि यू गाइस आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू चेक योरसेल्फ। इन्फिनिक्स X6681 आपने सही है, बट इसमें भी एक गेम है जो मैंने जानबूझ के डाला सवाल में। तुमने एक तरीके से पिक किया है बट इसमें दूसरा एंगल भी है। जब तक कॉफी पी लेते हैं। अच्छा दिलीप, आपने रिस्क के नाम तो लिख दिए, पर क्या रिस्क के नाम लिखना काफी? रिस्क क्यों है ये बताना है, क्यों है ये बताना गेम होता है ना। फवाद, दोनों का कनेक्शन सही नहीं बनाया। अच्छा, जैसे आलिया ने और यहाँ पे कुछ बच्चों ने लिखा था कि सर रिटेल आउटलेट इंक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंस, ये कितने लोगों ने पिक किया? पक्की बात है, सोच लो। क्योंकि देखो आप कह रहे हो कि रिटेल आउटलेट्स ज्यादा जा रहे हैं और आपका रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। चलो यहां तक तो सही है। अब इसमें एक गेम बताऊं, सिखाऊं? पक्का? सोच लो। देखो तुम आप बोलोगे यार क्या अमेजिंग बात थी, ये बोलने सब मैंने पिक किया था। मैंने कहा यहां तक तो मैं खुद लाया था, इसके आगे का मैं IS 16 में इफ यू आर लेसी
every lease is a finance lease and you cannot see the finance lease accounting in your balance sheet. ये एग्जामिनर का बाप भी नहीं पहुंच सकता यहाँ तक, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ पे सुने कहने का मतलब ये है, whenever you talk about IFRS 16, तो you say that every lease for the lessee is a finance lease unless low value or short term lease. तो इसमें रिस्क ये है, पहले तो तुमने जितना लिखा उतना सही लिखा, बट वो इनकम्प्लीट है। वो तो सही है, रिटेल आउटलेट्स आर इंक्रीजिंग एंड रेंट एक्सपेंस हैज बीन डिक्रीजिंग, ये इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप है। तो वही तो गलती है, वही तो गलती है, वही तो गलती है। अब ऐसे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं ये कहाँ से सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि ऐसी बात है जब मैं ये प्रैक्टिकली देख रहा होता हूँ चीज़ें। अब मैंने एक क्लाइंट देखा, रेंट एक्सपेंस मुझे बच्चा रिव्यू करवाने आया। अच्छा, पहले तो मैंने बोला यार रेंट एक्सपेंस कम क्यों हो गया? अच्छा, उसने कहा सर क्योंकि साइट्स कम हुई हैं। उसका रिलेशन बिल्कुल सही था, उसने जवाब सही दिया। उसने बोला यार सर तो खुश हो गए होंगे, मैंने तो फुल लिंक कर दिया इस पर। मैंने कहा मेरी बात सुन, रेंट एक्सपेंस कहाँ से आ रहा है? ROUA कहाँ गया? लीज लायबिलिटी कहाँ गई? वो वहाँ पे शेंट हो गया। उसने बोला ये क्या सर? तो मैंने कहा भाईजान अगर IFRS 16 पता हो, हर लीज कौन सी लीज होती है? फाइनेंस लीज होती है, अनलेस कि तुमने इस पे काम किया कि लो वैल्यू है। बोला सर ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मतलब रिस्क ही नहीं निकाला, काम ही नहीं किया। अच्छा, हमने बाद में जाके देखा भाईजान, तो उसमें लीजेस 3-4 सालों की थी, तो फाइनेंस लीज थी। यानी उसने, इसका मतलब है आज तक कौन सी लीज की अकाउंटिंग की हुई थी? ऑपरेटिंग। तो आई बिलीव कि ये रिस्क का गलत पिक करना है गेम है नहीं है? समझ आती है? बेसिक तक तो अल्लाह की कसम मैंने खुद पहुंचाया था। मैंने कहा बच्चे खुश हो जाएंगे, आउटलेट इंक्रीज हो रहे हैं, रेंट एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, होने दो। मैं तो कह रहा हूं होने दो। मैंने सौले को भी भेजा, सौले ने बोला सर भाई क्या पूछ रहे हैं सर ये बच्चों से आप? वो जाहिर सी बात है, बच्चा बोलेगा आउटलेट इंक्रीज हो रहा है, रेंट एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। मैंने कहा भंगी IFRS 16 कौन अप्लाई करेगा? बोला हाँ यार सर ये तो मैंने भी नहीं सोचा। तो बात समझ आती है? तो एक का हिसाब किताब तो आ गया। अच्छा, अब बात सुने, ये कह रहा है कि सर इसमें तो लिखा हुआ नहीं है ना शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। बाय प्रिजम्पशन, बाय प्रिजम्पशन हर लीज कौन सी होती है? फाइनेंस लीज होती है। वो तो उसके पास एक्सपीडियंट है कि मतलब बहुत लीज लाइकली होता है। और एक बंदा, चलो, और फिर मैंने तुम्हें लीज टर्म का कॉन्सेप्ट भी दिया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। एक बंदे ने 1 साल का लीज एग्रीमेंट किया हुआ, मैंने तुम्हें सिखाया था कि उसने फिक्सचर लगाए हुए 5-5 साल के। हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो रिन्यूअल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसीलिए लीज टर्म पे देखना होता है, सोचना होता है कौन सी अकाउंटिंग कर रहा है। तो अगेन कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये नहीं किया? अच्छा, तो ये गेम हो गई। चलें, अच्छा पहले बताओ ये बात समझ आती है जी? बात लिख सकते हैं, यानी ये लिख लेना अपने पास। देखो ये सवाल अच्छा है इनका कि सर अगर हमेशा IFRS ये रेंट एक्सपेंस जैसी चीज आएगी तो क्या हम IFRS 16 वाली बात लिख सकते हैं? डेफिनेटली यस, लिख सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क ही यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ लीज। तो आप लीज की अकाउंटिंग शुरू कैसे करते हो? ऑपरेटिंग है या फाइनेंस है? तो ये हमेशा लिख सकते हो आप। एंड अगेन मैं यही सिखा रहा हूं आपको कि आपको बेसिक पता है, हम बात कर रहे हैं उससे ऊपर की प्रैक्टिस की। जूनियर अकाउंटेंट का है? नहीं, आइडिया आप नहीं कह सकते ना, इसमें हो सकता है इंटेंशनल हो। यू कैन नॉट से कि मतलब ये जो है जूनियर अकाउंटेंट्स होंगे, हो सकता है किसी को इल्म ना हो, लैक ऑफ नॉलेज। पर अगेन ये लैक ऑफ नॉलेज आप लिखेंगे नहीं ना, आप बोलेंगे कि भाई आपको रिस्क ये है कि सिंस बाय virtue of IFRS 16 every lease is a finance lease unless it falls under low value or short term lease. There's a risk that lease might have been classified incorrectly and right of use of asset and lease liability might not have been recorded. सही है? और फिर इसके प्रोसीजर्स वो वाले लीज वाले अभी बताया ना आलिया, एसेट ड्राफ्टिंग होगी,
अच्छा जी, इंपोर्ट वाला तो भाई अली भाई मैंने कह दिया सही है। अच्छा, इंटेंजिबल की अमाउंट शो नहीं हो रही भंगी, वो उसके नीचे हेडिंग है, उसके नीचे 2 आ रहे हैं, ये 1 है और नीचे वाला 2 है इसके। हाँ बिल्कुल राबेल, ये सही कहा तुमने, ये बिल्कुल सही कहा आपने। Since evaluation of asset involved in judgment estimates, हाँ भाई, और क्या रिस्क है, पहले ये लिख देते ना यहाँ पे, ये तो आप इतने चैंपियन हैं आप लोग कि आपने सबसे पहले और इसको भी लिखने का तरीका है, हाँ जानी, इसको भी लिखने का तरीका है, सिंस द कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन इंपोर्ट ऑफ fragrances, there is a risk that company might have used incorrect exchange rates for the purpose of recording its inventory and payables. Company might bear the exchange loss कि कंपनी ने इंपोर्ट करके लॉसेस जो बियर किया उसको CWIP में चार्ज कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। पहले पॉइंट से स्ट्रेंथन हुआ ना यूरो, तो एक्सचेंज लॉस बढ़ा होगा, नहीं तो एक्सचेंज लॉस आया होगा। नहीं, एक मिनट, यहाँ ये कहाँ लग रहा है कि एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज किया होगा? कंपनी ने ऑर्डर दिया होगा और उससे एस्टिमेट लगाया होगा कि 289 का यूरो चल जाए, लेकिन जब ऑर्डर किस चीज का? फ्रेगनेंसेस का, और जब पेमेंट की बारी 295 पे होगा तो वो इसमें करेक्ट कवर हो गया ना जानी, इनकरेक्ट यूज ऑफ एक्सचेंज रेट में, इसमें हो गया ना, इसमें पूरी बात हो गई ना। CWIP पे रिकॉर्ड कर दिया होगा। CWIP इज फॉर PP, नॉट फॉर इन्वेंट्री, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी, किसमें? नहीं है, पीरियड एंड नहीं किया ना इसमें, तो ड्यूरिंग द ईयर किया ना, वो कल पिछले साल से बन रहा था, इसमें ये कहीं लिखा हुआ है कि नियर पीरियड एंड है। अगर नियर पीरियड एंड कैपिटलाइज होता तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन बचाने की कोशिश है, एग्रीड, पर यहां पे तो है नहीं कुछ ऐसा जी। एक एक करके ना, फॉरेन एक्सचेंज आ गया, ये तो हो गया हिसाब किताब। एक्सचेंज लॉस हाँ, वो इसकी वाली बात ना कि उसने नहीं, उसने इनकरेक्टली इन्वेंट्री में ना रखा हो, CWIP नहीं, इन्वेंट्री में ना रख दिया। यानी फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज लॉस आना चाहिए मेरा, क्योंकि मेरा यूरो स्ट्रेंथन हुआ है, मुझे पे ज्यादा करना पड़ेगा। उसने उसको ऑल टुगेदर प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करने के बजाय, ये सुनना जानी आपकी वाली बात, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करने के बजाय उस लॉस को इन्वेंट्री में डाल दिया, ना कि CWIP। CWIP इज फॉर PP। और एक और मजे की चीज यहां पे अगर हम देखें, आपने मार्जिन निकाले? अच्छा वैसे बताओ, आपके जो मार्जिन है वो कितने हैं? अच्छा यहां पे पहले मैं लिख देता हूं ना, अच्छा अंडर स्टेटमेंट ऑफ COGS पॉसिबली, या तो उसने उसको मिस क्लासिफाई कर दिया हो। अच्छा अब 1 मिनट बातें नहीं करता हुआ देखूं मैं किसी को, इधर भाईजान मुझे एक बात बताएं, आपका जो मार्जिन है वो लास्ट ईयर कितना है और करंट ईयर? अच्छा हाउ इज दिस पॉसिबल कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है?
कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो रही है? आपका जो यूरो है वो ऊपर गया है, आपको माल पड़ेगा महंगा, अगर माल महंगा पड़ेगा तो आपका मार्जिन कम होना चाहिए। ये लिंकेज थी इसमें कि even though the euro has been strengthened, this will ultimately lead to higher inventory costs. As a result, margin has to be decreased. However, in this situation, margin has been increased by 4%. There is a risk of overstatement, nahi, understatement of COGS. Profit nahi, understatement of COGS, possibly by using incorrect exchange rate or misclassification of expenses. डाल नहीं सकते, डाल लिया होगा और उसके बाद फिर ये assumption है। उसके बाद assumption नहीं है, यही रिस्क है ना, कहाँ जाएगा? और तो उसको तो सबसे पहले पत्नी जो है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालने नहीं चाहिए था ना। नहीं, मैं फिर यही कह रहा हूँ, उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मेरे भाई डाला ही नहीं है ना। अगर वो डाल देता तो आपकी तो वैसे ही ऑल टुगेदर प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाते हैं? अगर डाला नहीं तो फिर उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ कैसे रही है? नहीं बढ़ रही ना, कम हो रही है भाई। आप मार्जिन देखो, अमाउंट नहीं देखा करो कभी, मार्जिन देखो भाई। अगर मैं 50,000 यूनिट्स बेच दूं, मेरा पर यूनिट मार्जिन क्या रहता है? सेम रहता है। यहां पे पर यूनिट मार्जिन का मसला आ रहा है ना, कि आपकी एक यूनिट की कॉस्ट कम कैसे हो सकती है? सही है, ये बात है इसमें। चलें, अच्छा अब मुझे एक बात बता दो, कोई ऐसा शख्स जिसने ये जो है पिक किया था, यानी इसको फॉरेन एक्सचेंज से लिंक किया था? नहीं, तो यही तो गेम है। देखो अगेन, मार्जिन अगर आपके चेंज हो रहे हैं तो इट हैज टू बी सम रिस्क ना भाई। क्यों? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करो तो आप इंक्वायरीज करते हैं, व्हाई योर मार्जिन हैज बीन डिक्रीज्ड, इज देयर, सुनना, अब इसमें तो मार्जिन इंक्रीज हो रहा है ना, आप पूछते इज देयर एनी इंक्रीज इन प्राइस, इज देयर एनी इंपैक्ट ऑफ बल्क परचेज डिस्काउंट्स, अगर आपको मिला है, सही है। और अगर एक्सचेंज रेट का पता ना होता तो आप बोलते आर देयर एनी फेवरेबल एक्सचेंज रेट्स इंपैक्ट्स, तो ये फिर सवालात होते हैं आपके, पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे तो आपको बोला रिस्क निकालो, उसके रिस्पॉन्सेस। हाँ, अगर मैं आपको कहता कि प्रॉपरली मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर करके तो इंक्लूडिंग इंक्वायरीज, तो फिर आप इंक्वायरीज भी करते हैं, पर उसमें भी सारी पॉसिबिलिटीज डालते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता होता। अब रिस्क है तो आपको लिंक करना है कि ये अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो किस चीज से कर रहा है? भाई अगर मेरी इन्वेंट्री मुझे महंगी पड़ी है, अब ये क्या कह रही है सर, COGS तो इंक्रीज हुई ना। मैं अगेन बेटा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं FAR 1 के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें एक बार, हम रेशो निकालते थे, रट्टा लगा के आए हो तुम लोग यार। हम ये कह रहे हैं कि जब मैं पर यूनिट का मार्जिन निकालता हूं तो वो पर यूनिट का मैं 10 लाख यूनिट से ज्यादा क्यों ना बेच दूं, अमाउंट तुम्हें इंक्रीज होते हुए दिखेगी, मार्जिन सेम होगा। यानी एक यूनिट पे पहले भी 40 पैसे कमाता था, अब भी 40 कमाता हूं। क्लियर है? अमाउंट इंक्रीज होना गर्ज नहीं है भाई, अमाउंट तो इंक्रीज होगी ना। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं अगर पहले एक यूनिट 50 रुपए का खरीदता था, आज भी 50 का खरीदता हूं, और 100 का बेचता था, आज भी 100 का बेचता हूं, मैं पर यूनिट कितना कमा रहा हूं? 50%। तो मैं 10 लाख यूनिट्स पे कितना कमाऊंगा? 20 लाख पे 50%, परसेंटेज वाइज सेम रहेगा। ये मार्जिन की हिट कब आएगी? यस, बात समझ आ रही है? तो इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मार्जिन, आइदर यू नीड टू इंक्रीज द प्राइस और आइदर यू नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट। यहां पे मैं कह रहा हूं कि भाई जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है वो ये है कि एक्सचेंज रेट आपके ऊपर जा रहे हैं और आपके मार्जिन अच्छे हो रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। हो सकता है कोई लॉजिक हो, पर भाई हमारा रिस्क तो सही है ना कि ये होना नहीं चाहिए। कैसे हो रहा है ये? कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, इनकंसिस्टेंट विद अदर इंफॉर्मेशन। हाँ जी, नहीं, बल्क परचेस पे मुझे डिस्काउंट मिले। एक मिनट, हम ऑफर कर रहे हैं तो हमारा मार्जिन, ये क्या हो रहा है? ये भी लिख सकते हैं।
दोनों को लिखो लिंक करके कि बल्क परचेज अगर डिस्काउंट मैं दे रहा हूं तो डिस्काउंट देने के बावजूद भी मेरा मार्जिन ऊपर कैसे जा रहा है। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। एक तो आप बल्क परचेज डिस्काउंट ऑफर करते हो, उसके बावजूद भी आपका जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है। एग्रीड है, पक्की बात है। पर जो वैसे ही समझाने के लिए एक बल्क परचेज डिस्काउंट मैंने क्यों नहीं लिखा, मैं तुम्हें उसकी वजह बताता हूं। वो तो लास्ट ईयर भी होगा, नहीं है बात समझ भाई। बल्क परचेज डिस्काउंट तो लास्ट ईयर भी होगा ना भाई, वो इंपैक्ट तो लास्ट ईयर भी होंगे। तो व्हाट इज चेंजिंग इज द एक्सचेंज रेट। क्लियर है। तो ये तुम्हारी बात का जवाब है कि तुम लिख तो लेते, बट अगेन दिस वुड नॉट हैव बीन कंसिडर्ड। हाँ, अगर मैं ये लिखता ना कि एडिशनल बल्क परचेज डिस्काउंट दिए तो फिर आप लिख सकते थे। अभी तो एनालिटिकल में एक चीज लास्ट ईयर भी आ रही है, इस साल भी आ रही है। आई डोंट थिंक दैट विल मेक एनी डिफरेंस। क्लियर है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, बात समझ आती है। डिस्काउंट लिखा हुआ है ऊपर, ऑफर डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजेस लिखा हुआ है सवाल में। खुद क्यों, वो खुद पागल है, वो बोल रहा है। लिखा हुआ है जी भाई। इसमें अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब अगर एक प्लीज सुनना, जानी इधर बातें नहीं। अबे भाई शहीद भाई क्या हो गया, तू 10 बार कॉपी कर चुका है, दिमाग खराब है, सही है मतलब ठिकाने लगा दो यार। किसी को भी नहीं दे मैं भी जवाब है, सुन तो लो पहले। वो बच्चे कहने से शहीद का पहले आंसर चेक कर लें। एक मिनट रुक जा भाई इधर। अच्छा प्लीज तो सुनो यार, यानी बातें नहीं, वो एक मिनट बातें नहीं इधर। अच्छा अब एक मिनट सुने, सवाल ये आया कि सर वेरियस आउटलेट्स पे। अच्छा अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत सारे आउटलेट्स पे पड़ी हुई है, यहाँ पे इसमें अभी कुछ ऐसा सीन दिख नहीं रहा कि आपको ये लगे कि भाई वहाँ पे कंट्रोल्स वीक हैं। हाँ आप एडिशनली लिख सकते हो, मैं इनकरेज करूँगा लिख लें, मसला नहीं है कि इनहेरेंट रिस्क है क्योंकि मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो इन्वेंट्री थेफ्ट होने का रिस्क होता है। पर अगेन 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 वो तब होगा ना जब मैं कहूँ, क्योंकि एक तो मैं इजीली उठा के जाने वाली है, पोर्टेबल है, तो सही है, वो इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, तो आप लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, बिल्कुल सही कह रही है कि सर अगर मल्टीपल आउटलेट्स हैं वहाँ पे फ्रेग्रेंस होती है तो क्या वहाँ पे हमारा इन्वेंट्री थेफ्ट होने का खतरा। यस, वो पोर्टेबल एसेट है, इजीली मैनेजेबल। ये एग्जांपल्स भी ली हुई हैं फ्रॉड में, ऐसा ही है ना, तो लिख सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कैश वैश की कोई बात नहीं बताई हुई। सही है, अगर ये होता आउटलेट्स का तो हम बताते फिर कि ये है। अच्छा अब चलें, ये तो बात हो गई। अब हम कह रहे हैं तीसरी बात इसी चीज के अंदर, क्योंकि हम जो है वो बल्क परचेस डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कि उसने पूरी सेल्स रिकॉर्ड कर ली हो। ये कितने लोगों ने लिखा था, 1 2, हाँ भाई हिरा ने लिखा था, वेरी गुड, आपने पिक भी किया था, सही है, वेरी गुड, यहाँ पे लिखा है बच्चों ने, बेहतरीन। तो यानी आपका ये रिस्क है ना कि आपने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड डिस्काउंट्स अवेल करने की बात होती है उसका रेवेन्यू आप बुक नहीं करते। तो बल्क परचेज डिस्काउंट का रिस्क ये है कि एंटायर रेवेन्यू might have been booked। ऐसा है, चलें ओके। अब जरा ये गेम समझ आती है। अच्छा इस सवाल में इसने इंटेंजिबल्स को रीवैल्यू किया है। अच्छा इनकरेक्ट वैल्यूएशन का रिस्क लिखा था। अच्छा पर मैंने यहाँ पे एक गेम कर दी आप लोगों के साथ, एक्टिव मार्केट वाली। आपका पहले रिस्क है ना,
देखो आप तो पहले रिस्क लिखोगे, आप तो पहले रिस्क लिखोगे कि इंटेंजिबल might have been revalued even though the active market does not exist. तो ये तो चेंज करना अलाउड ही नहीं होगा। देखो रिस्क तो फिर स्पेसिफिक होता है ना, तो ये जरी एक अच्छी सी गेम है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि भाईजान इंटेंजिबल्स में तो आप एक्टिव मार्केट होगी तो ही रीवैल्यू करोगे, अदरवाइज आपको रीवैल्यू करना अलाउड नहीं है। अच्छा, एक्टिव मार्केट का मतलब होता है कि वो इजीली सेलेबल हो, जैसे नॉर्मल एसेट्स होते हैं, एग्रीड। तो और यहां से पता भी लग रहा है कि वो सगीर भाई से उसने वैल्यूएशन कराई है, वो तो चलो वो तो सही है ना कि इनकरेक्ट वैल्यूएशन एक अलग बात है। और ये जो हमारे पास रिस्क है कि भाई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट ना करती हो फिर भी रिवैल्यू कर लिया, तो चेंज इन पॉलिसी तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। अलाउड तो तब है जब एक्टिव मार्केट हो, यही तो रिस्क है। अगर लिख के दे देता तो फायदा ही क्या था, सही है। अच्छा, शहीद शाह कह रहे हैं भाई सिंस द रिवैल्यूएशन सॉफ्टवेयर इन ईआरपी system has been occurred during the year, so the entity might not revalue the entire class of software. यानी मैं फिर कह रहा हूं जो आपने रिस्क ऑफ वैल्यूएशन लिखे वो अपनी जगह सही है कि इंटायर क्लास को नहीं किया हो, पूरी क्लास पे अप्लाई होता है। मैं कह रहा हूं, मैं वो सिखा रहा हूं जो उसके ऊपर की चीज है। वो मुझे पता है तुम लिख लोगे कि रिस्क ये है ना कि इंटायर क्लास नहीं हुआ हो, फेयर वैल्यू अमाउंट सही ना हो, वो तो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। उसके प्रोसीजर्स भी मुझे पता है कि भाई आप सामने वाले बंदे की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, उसको जो डेटा गया है उसको चेक करेंगे, अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट करने का कंसिडर करेंगे, ऐसा है। और रीवैल्यूएशन के लिए भी वही बात कि आप कैरिंग अमाउंट लेंगे, ट्रेस करेंगे फ्रॉम इंटेंजिबल रजिस्टर, एंड फिर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस, एंड मेक श्योर करेंगे कि ओसीआई में गया या नहीं गया। ऐसे वो सारे प्रोसीजर पर यहाँ लिखे जाएंगे। भाईजान मैं 5वीं बार बता रहा हूँ, ये ऊपर लाइन डाली है और नीचे दो उसकी चौरंगियाँ आ रही हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम ईआरपी एंड सीडब्ल्यूआईपी। ये पहले बता चुका हूँ, एक भंगी ने यहाँ पे भी पूछा था, पर यू आर नॉट भंगी, यू आर माई ब्रदर। इधर सही है। अच्छा भाई, एक मतलब एक यूनिक रिस्क निकाला, रीवैल्यूएशन में नॉट बी डिस्क्लोज्ड। पहले आप हाई लेवल बात करें ना, ऐसे तो सभी लिख दोगे, आप बोलो आपको इससे मसला क्या है, तो आपने वो मसला लिख दिया और फिर प्रोसीजर में डिस्क्लोजर को कवर कर लेना कि भाई एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर एज पर IAS 38 हैज बीन मेड और नॉट, सही है। चलें जी सर, SIC 32 का वेबसाइट वहीं आ रहा हूं अभी। कितने लोगों ने SIC 32 वाली बात लिखी? वेरी गुड। अब देखो ये, अच्छा यानी अब देखो, अब मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं ना कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल। देखो बेसिक तुम्हें पता है। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले सॉले को मैंने बोला कि भाई इंटेंजिबल्स के डालो कुछ, तो सॉले ने इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाल दिया। मैंने कहा ये भंगी क्या लिखेंगे, देयर इज अ रिस्क द रिसर्च माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड, है ना, यही लिखते ना। मुझे पता है, मुझे साइकी पता है, अभी हमें 5 महीने हुए हैं कोई साथ, एक दिन ही हम गुजार लें किसी के साथ तो क्या ही याद हो जाता है। ये तो फिर 5 महीने का सफ़र है और इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी भर का सफ़र है हमारा, पास होने के बाद। पास होने के बाद यानी जैसे वैसे बच्चे पूछे होते हैं ना, ज़िंदगी भर मतलब ना बैठे रहोगे यहाँ पे, बस ख़त्म, ये वाला ख़त्म, फिर CA फाइनल, उसके बाद ख़त्म, फिर वैसे मुलाकात वाला सफ़र, सही है ये। फिर टेक्निकल बातों वाला सफ़र कि भाई किसी अकाउंटिंग इशू में फंसो तो कॉल करना है, ऑडिट इशू में फंसो तो कॉल करना है, कोई फ्रॉड फैक्टर आया तो कॉल करना है। नहीं मैं भाई, वैसे तुम पूछना है किसी फर्म वाले का दोस्त से, अगर कोई वो खुद अकलमंद होगा तो वो पूछते हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। यानी उनके रिव्यूज भी हो रहे होते हैं ना, यानी जो उनका मैनेजर होता है या सीनियर मैनेजर डायरेक्टर, तो वो बोलता है इससे पूछना ये क्या होगा, तो उसमें तो हेल्प होती है। वो तो देखो यार, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अल्लाह ने मुझे सिखाया, तो मुझे ज़रा बताना होता है कि भाई सही है, ऐसे कर सकते हैं आप। पर वो चलता है, वो तो एडवाइसेस तो वैसे मतलब दूसरी फर्म के मेरे दोस्त कॉल कर रहे होते हैं मुझे कि यार ये बता दे,
ये कैसे होगा, तो वो तो अपनी जगह है, वो तो प्रोफेशनल ड्यूटी है। विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम हम बता सकते हैं कि भाई ये, हाँ मैं इसके पैसे नहीं चार्ज करता, वो अलग बात है। रिस्क ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वैल्यूअर, अरे भाई वो तो ऑल टुगेदर हो जाएगा ना, आपको रिस्क नहीं। अच्छा देखें, जिन्होंने FAR2 नहीं पढ़ा, ये जो है ये वाली चीजें उन्हीं के लिए हैं, और जिन्होंने पढ़ा उन्होंने क्या उखाड़ लिया, वो थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, सही है। तो आप और ये एक ही पेज पे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं तो कर ही आप लोगों के लिए रहा हूं कि आपको सोचने का सलीका आ जाएगा। यू डोंट नीड टू मिस एनीथिंग, आप टारगेटेड जवाब दे के आओ। देखो फायदा यही है ना सेशन का। देखो मैं एक अल्लाह की कसम बात बताऊं, मुझे अगर बेवकूफ़ बनाना हो ना, मैं क्लास में बुलाऊं, मैं तुम्हें ना वो चैप्टर रिवाइज कराता हूँ, रिस्क रिवाइज करा दूं, गोइंग कंसर्न रिवाइज करा दूं। और ये आई थिंक द एफिशिएंट वे टू डू दिस इज टू इनकॉर्पोरेट दीज इनटू द क्वेश्चंस, है ना ऐसा। मेरे लिए बहुत, मुझे बच्चे कह रहे थे एक दो के सर आप एक काम करें ना, वो पूरे टॉपिक रिवाइज करें। मैंने कहा उसका फायदा नहीं है, फेल हो जाओगे। वो तो करा दिया ना, खुद करो ना, मैं अप्लाई करवाता हूं ना। तुम आओ, सोचो, अप्लाई करो। अब मैं आई एम रेस्ट एश्योर्ड, ऐसा सवाल आएगा तुम्हें फौरन पिक होगा, और किसी के साथ इसकी एक चीज भी आ गई वो भी पिक होगी। मैं तो काम उस पर कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें समझाना ही ये चाहता हूं। उस चक्कर में नहीं जाओगे यार, मतलब मुझे कोई एक पन्ना मिल जाए मैं उसमें से देख लूं, वो बोले कोई प्रोसीजर की एक पेज की समरी है, तुम क्या कर लोगे उसमें से, कर लो कुछ, सही है। तो मैं कह रहा हूं एक पेज की या क्या मतलब क्यों करनी है, मैं तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए कह रहा हूं, सही है। तो सही है, तुम्हें याद करना है, बार बार रिपीट करना है, उसके लिए सही है, पर एप्लीकेशन इज द कोर थिंग। सही है, रिवीजन अपना करो, अपने लिए सही है, जो जगह समरी जो प्रोसीजर मिलने रीड करते रहो, पर अगेन जब तुम्हें सही जगह लिखना नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, सही है ना। तो हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम ऑल टुगेदर एप्लीकेशन पे जाए। मैं ये नहीं कर रहा आपको बुला के कि मैं गोइंग कंसर्न, अच्छा मैं गोइंग कंसर्न रिवाइज कराऊंगा, आप भी ये बोलोगे ना जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, हम देखेंगे असेस करेंगे, तो भाई मैं क्या कर लूंगा ये वापस करा के। इस पे कितना टाइम लगा दिया, पूरी रिपोर्ट पे तो पूरी मतलब फेस्टिवल था। आई थिंक 21-22 लेक्चर हैं। अब यहाँ पे शहीदी बोलेगा 21-22 लेक्चर हैं, 18 के बाद की PDF नहीं है, मुझे पता है, सही है, ओके ये तो सही है। बिग फैन सर, EY ना रखे नहीं वरना कराची की उड़ान बदल लेती है। अच्छा ओके सही है, वो कह रही है भाई हम बिग फैन, पर अगर EY रख रही होती तुम कराची में आ जाती। भाई क्यों नहीं रख सकती, EY रखेगी बिल्कुल, अभी इंडक्शंस खुलेंगी, वैसे इंटरनल न्यूज़ दे रहा हूँ, तो मेहनत करो अच्छे से, क्वालिफाई हो गए तो EY में अच्छे चांसेस हैं। नहीं, यू नेवर नो, 5 या 10 या 15, यू नेवर नो। एंड आप इतने क्यों टेंशन में हो, आप उन 5 में से हो सकते हो ना। जब एक लियारी का बच्चा आउट ऑफ अमंग दोस्त हो सकता है जिसने पूरी ग्लोबल की फाइल की रेटिंग 1 ले है, तो तुम तो 5 में तो हो सकते हो ना, कहने का मतलब ये है। तो यार तुम ये सोचो, मैं तुम्हें इंटरनल न्यूज़ दे रहा हूँ कि हायरिंग्स आर गोइंग टू हैपन, यस। तो ये ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको नुकसान हो, नुकसान तो नहीं है, फायदा है। चलें ओके, तो गुड लक फॉर दिस। चलें आगे। अब हमने कहा चलो ये भी बात समझ आती है, अब ये हिसाब किताब हो गया, ERP वगैरह हमने सारे ये देख लिया। अब यहां पे हम चौथा लिख देते हैं SIC 32, ये इसका हिसाब किताब है। अच्छा अब ये हमने तो डिस्कशन कर ली, तो ये तो बात हो गई ओवरऑल। अब जरा हम इसको रीड करते हैं अच्छे तरीके से। The gross profit margin increased from 38% to 42% despite the appreciation of euro during the year. यही हमने बात की थी। This indicates a risk of understatement of cost of goods sold due to possible incorrect application of और misclassification of foreign exchange loss, यानी हो सकता है कि वो क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया हो। आगे substantive, obtain a detailed breakdown of import transaction during the year including purchase amounts in euro and the corresponding PKR। वो लिस्ट ले लेंगे ना कि भाई आपने कौन कौन सी जो है इंपोर्ट्स की थी, पूरी पॉपुलेशन आ गई, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की कंप्लीटनेस हो गई, वो तो परचेजेस हो गई। आगे वेरीफाई एक्सचेंज रेट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग यूरो ट्रांजैक्शन इनटू PKR बाय कंपेयरिंग देम विद द ऑफिशियल इंटरबैंक रेट साइट ऑन द
उसी डेट का रेट लेके मल्टीप्लाई करूंगा. Recalculate the same for import purchases to ensure accurate conversion using. Obtain a listing of closing inventory and verify whether imported stock is correctly valued considering. अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कैपिटलाइज ना करके बैठा हो, तो मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री ली, उसको उसके परचेज रेट से मल्टीप्लाई किया और मैंने कहा देखो उतने पे आ रही है, या अगर ज्यादा पे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज लॉस पीएनएल में जाने के बजाय यहां पड़ा हुआ है, तो यहां से पता लग जाएगा. एग्रीड है. चलें ओके. रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ IFRS 16 जो ऑब्वियसली आपसे मिस हुआ इधर. द कंपनी हैज रिकॉर्डेड रेंट एक्सपेंस फॉर लीज आउटलेट, हाउएवर अंडर IFRS 16 लीज अरेंजमेंट एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म और require the recognition of ROU and lease liability. अच्छा, there is a risk that the company may not have appropriately applied IFRS 16, potentially resulting in understatement of ROU and lease liability. तो आपको ये भी सीख मिली कि अगर रेंट एक्सपेंस का कोई चक्कर हो तो आप लीज वाली बात लिख सकते हो, आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे. फिक्सचर वाली बात में तो लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म को मिटिगेट करेंगे, शॉर्ट टर्म को काउंटर करेंगे कि शॉर्ट टर्म नहीं, तभी तो उसमें फिक्सचर लगाए हैं बड़े नहीं, वो तो आपने रिस्क लिख दिया, वो एडिशनल बताना चाहो तो मना नहीं है, डेफिनेटली यू कैन. सही है ओके. ऑब्टेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ लीज अरेंजमेंट्स इन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर. सारे लीज एग्रीमेंट्स ले लिए. एग्रीड, यानी जिसकी पेमेंट हो रही है सारी लीज आ गई ना. अब उस पर सैंपल लगाऊंगा, खुद सोचो, एग्रीमेंट्स इंस्पेक्ट करूंगा कि लीज टर्म क्या है. एग्रीड. उसमें ऑप्शन टू एक्सटेंड है, और अगर वो कह रहा है ऑप्शन टू एक्सटेंड है और मैं नहीं कर रहा तो गलत कह रहा है. क्यों नहीं? जैसे ये बताया ना पे फिक्सचर लगे हुए, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं 5 साल वाली चीज उसी जगह पे लगा के बैठा हूं, बोलूं वो जगह 1 साल के लिए यूज करूंगा? कोई लॉजिक नहीं बनती. क्लियर है. अच्छा ओके. और जाहिर सी बात है उसको एक ट्रांसफर करने में से यहाँ पे ये कह रहा है ना कि रीलोकेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी, वो नहीं करेगा. तो यानी अगर एक 5 साल वाली चीज आप लगा रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर में, तो जाहिर सी बात है यार आपको फिर उसको रखना है लंबे अरसे के लिए. ऐसे बहुत बार होता है क्लाइंट्स के ऊपर, हम जाते हैं वो बोलता है भाई हमने तो ऑपरेटिंग लीज किया हुआ है. अच्छा मैंने कहा ये ब्रांच कब से आपके पास है? बोले पिछले 5 सालों से. तो मैंने कहा ऑपरेटिंग लीज क्यों चल रहा है? बोला लीज टर्म 1 साल है. तो मैंने कहा रीन्यूअल ऑप्शन है? उसने बोला हाँ. मैंने कहा आर यू रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रीन्यू द लीज? बोला यस. तो मैंने कहा आ जाओ फिर. है ना भाई, वही है ना, लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन. वही तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है उसकी. अब मैं कैसे कह रहा हूँ रीजनेबली एक्सेस. अच्छा फिर मुझे बोल रहा यार ये फिक्सचर तो, अच्छा सवाल का जवाब देखो, ये फिक्सचर तो हम यूं मूव कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा यहाँ पे आपका कस्टमर ब्रांच बैंक की बात कर रहा हूँ, आपका डिपॉजिट बेस कितना है? उसने कहा बिलियंस में. मैंने कहा आर यू गोइंग टू लूज दीज कस्टमर्स? बोले लूज कैसे करेंगे? मैंने कहा डिपॉजिट है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन करता है आके. बोले नहीं. तो मैंने कहा फिर बैठे रहो. सही है ना. तो भाई काउंटर करना है ना आपने. इंक्वायरीज पे तो जवाब आते हैं, ये तो रेलेवेंट इंक्वायरीज होती है, वो तो क्या एक्सपीरियंस ही आएंगी. एरर तो एरर है. प्रोस्पेक्टिव जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव जाएगा. रेट्रोस्पेक्टिव तो हम देखेंगे आज तक हुआ क्या है, होना क्या चाहिए. तो ये सारी चीज़ें, इससे आइडिया आ गया कि हम FAR 2 में ये सवाल बना सकते हैं. अब जो सेशन होगा कल, अभी से ही बता दिया, प्रैक्टिस कर लो लीज की. सही है. देखते हैं देखते हैं. अच्छा ओके. अच्छा पहले बताओ. हाँ नहीं 3, पिछले 2 साल प्रेजेंट करते हैं, 3 साल बताते हैं. सही है ओके. सर कल वाली क्वेश्चन क्लास स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले पोस्ट कर लें प्लीज. अच्छा पर मैं अगर आधा घंटा पहले पोस्ट करूंगा तो फायदा क्या है? उसी वक्त चले वो देख लेते हैं क्लास में. इधर अभी और करेंगे ना प्रोसीजर, अभी और करेंगे ना, वो सही हो जाएंगे. चलें इधर जानी फोकस इधर. अच्छा ऑब्टेन कंप्लीट लिस्ट, इवैल्यूएट मैनेजमेंट रैशनल फॉर नॉट रिकॉर्डिंग ROUA, recalculate lease liability and ROU asset of the sample of contract using appropriate discount rate in the lease term to estimate the potential misstatement. वैसे potential misstatement क्यों कह रहा हूँ? रिस्क है ना कि भाई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट ये है कि वो उसने रिकॉर्ड नहीं किया और जो होना चाहिए, ये वाली बात. अच्छा अब ये MJ भाई कह रहे हैं सर क्लास में बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो अच्छी बात है. तो वहां पे कौन सा मिलेगा? वहां पे क्या तुम्हें गोद में बिठाएगा इन्विजिलेटर? भंगी इधर.
अच्छा, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP बता दें क्या, ये बता दें कि काइंडली सही है या नहीं है। रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP, नहीं भाई ऐसा नहीं है। SIC 32 वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? अभी आगे आ रहा हूं उस पर, अभी हम लीज पे बैठे हुए हैं, आगे चल रहे हैं, चलें। ओवर स्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड इंटेंजिबल एसेट, there's a risk that the revaluation is not in compliance with IAS 38 leading to a potential overstatement of intangible assets and the revaluation surplus in the as the company has revalued intangible assets software in ERP system from the cost model to revaluation model under IAS 38 the revaluation model may only be applied। यानी हम कह रहे हैं ओवर स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस का रिस्क है बिकॉज हम तो ये कह रहे हैं कि अगर एक्टिव मार्केट नहीं हुई तो उसको होना ही नहीं चाहिए। और फिर बाकी रिस्क तो अपनी जगह लिख सकते हैं उसके अंदर, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहे थे कि उसने वैल्यूएशन गलत की हो, वो अपनी जगह है, वो इनहेरेंट रिस्क है कि देयर इज अ रिस्क दैट द वैल्यूएशन माइट नॉट हैव बीन डन करेक्टली, वो अपनी जगह है। तो बाकी सारे प्रोसीजर अपनी जगह, ये एक रिस्क अपनी जगह जो आपको याद, स्पेसिफिक टू स्टैंडर्ड रिस्क होते हैं, क्योंकि वो हम क्या कहते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको मना करता है कि इफ आपने अगर एक्टिव मार्केट नहीं देखी हुई है तो आप उसको रीवैल्यू नहीं कर सकते। पहले बताओ ये बात समझ आती है? चलें जी, ओके। FAR2 का कस्टमाइज बैच फॉर कॉन्सेप्ट ऑडिट के लिए, रविल तूने तो पास किया हुआ यार, आप जर्नल घुमा सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी है। और एक और चीज, जिसने नहीं किया हुआ FAR2 इतना काफी है जितना मैं सिखा रहा हूं, सारी तो कवर कर रहा हूं, इतना काफी है उसके लिए फॉर द सेक ऑफ ऑडिट। बस इसी पे लिख के आ जाना जो ये है, इसी को ही आप देख के समझ के मेमोराइज कर लें, ये काफी है फॉर दोज हु हैव नॉट ऑप्टेड FAR2 टिल नाउ। सर इससे फ्रॉड रिस्क आ सकता है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ हम कह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन सरप्लस का रिस्क है कि होना ही नहीं चाहिए था और हो गया है। नहीं, क्यों आएगा? उसने तो बल्कि एक्सपेंस ज्यादा बुक किया हुआ है, उसमें तो ओवर द पीरियड होता है भाईजान, देख के ऐसे थोड़ी ना फ्रॉड रिस्क होता है। इधर चले। अच्छा पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, जल्दी से यहां तक अफर्मेशन दे दो यार, खुदा की कसम है तुम्हें, लिखो जल्दी। नहीं रावियान, वी कैन नॉट से हियर। अच्छा देखो तुम्हें एक और चीज सिखाता हूं, जानी इधर सुनो। यहां पे ये कह रहा है सर क्या ये हम लिख सकते हैं कि उसने इंटेंशनली अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज किया हो रीवैल्यूएशन पे लाने के लिए ताकि एसेट्स अच्छे दिखें? नहीं, एक मिनट सुनो, ये तब होता है जब आपकी इक्विटी नेगेटिव हो रही हो और उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए बंदा ये हरकत कर रहा है। अबे फ्रॉड रिस्क की कोई इंसेंटिव होते हैं, तुम ये क्यों नहीं समझते? अगर मैं कहता ना कि कंपनी, ये लिखो अपने पास यार, फ्रॉड रिस्क के कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। डू यू सी एनी इंसेंटिव डूइंग सो इन दिस क्वेश्चन? नो। हाँ, अगर मैं अब देखो ना, ये सवाल में डाल सकता था मैं, अब भंगी ने पूछ लिया, इधर सुनो, अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ऑल टुगेदर समझो इस बात को भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि कंपनी इज इन डायर नीड ऑफ फाइनेंस और उसने ये हरकत की है, तो आप बोलोगे कि देयर इज अ इंसेंटिव, देयर इज अ प्रेशर टू डू सो, कि वो अपने एसेट्स की वैल्यू अच्छी दिखाना चाह रहा है। अच्छा, कंपनी की इक्विटी नेगेटिव हो रही है, तो अच्छा अब इक्विटी नेगेटिव हो रही है तो मैं सरप्लस करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, कैसे? सरप्लस आ जाएगा। तो ये एनालिटिक्स याद रखिएगा भाई, खुदा के वास्ते, ये बड़ी अहम चीज है। देखो मैं आपको तो ये तो पता है ना कि भाई इंसेंटिव प्रेशर ये तो कोई भी सिखा देगा, कर लो इंसेंटिव प्रेशर, पर उसको अप्लाई कैसे करना है, सोचना कैसे, वो तो मैं बता रहा हूं ना, कि हर एंगल से प्रिपेयर्ड रहो कि सही है भाई इंसेंटिव प्रेशर है तो दिख रहा है सवाल में, सिचुएशन में दिख रहा है। मैंने इसकी तुम लोगों को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जाम्पल भी दी थी। मेरे पास क्लाइंट आया था और उसकी इक्विटी नियर टू जीरो थी, उसने हमें कहा हम रीवैल्यू करना चाहते हैं, तो मैंने कहा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो पहले अलाउड तब है जब वो मोर रिलायबल प्रेजेंटेशन में जाए। हाँ वही वाला। तो उन्होंने कहा कि हम अपने टावर्स को मैंने कहा भाई पाकिस्तान में कोई नहीं करता ना दुनिया में कोई करता है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो उस पर भी पता लगा था कि उसकी इक्विटी क्या होने लगी है, नेगेटिव होने लगी। तो देयर इज नो रैशनल बिहाइंड इट। रैशनल क्या था? इक्विटी पॉजिटिव करना। तो वो हमने नहीं करने दिया, नहीं हो सकता।
मैनिपुलेशन के लिए नहीं हो सकता। हाँ, अगर पूरी दुनिया कर रही होती, जेन्युइन केस होता, आप भी करें, क्योंकि यूजर्स के लिए रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट और रिलायबल। तो रेलेवेंट कहां से हो गया? ये नहीं था, नीड ही नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन, नीड ही नहीं है, वो देखने नहीं चाहते इसको इस तरीके से। क्लियर है? चलें, मजा आया बहुत, चलें, ओके जी, थैंक यू यार। चलें आगे, इधर अब हमने कहा ओवर स्टेटमेंट ऑफ CWIP वेबसाइट डेवलपमेंट, जो हमने बात की, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ CWIP अमाउंटिंग टू रुपीज, अच्छा, रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट फॉर अंडर SIC 32 ओनली डेवलपमेंट फेज कॉस्ट हैज टू मीट द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कैन बी। अच्छा, होता ही है कि अगर आपको SIC 32 याद है, उसमें प्लानिंग फेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज होता है, और कंटेंट होता है, और फिर ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आउट हो जाता है, प्लानिंग एक्सपेंस आउट हो जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंटेंट डेवलपमेंट डिजाइन कैपिटलाइज होता है। तो उसी की बातें की हमने, क्या आपको ये याद रखना है? अच्छा, अब उसके लिए हमने किया ऑब्टेन अ ब्रेकअप, यानी ब्रेक डाउन लिया कि उसमें अखराजात कौन कौन से हैं, फिर उसमें से अखराजात की डिस्क्रिप्शन देख देख के आपको समझ आएगा ये एक्सपेंस आउट होना चाहिए या कैपिटलाइज। देखो यही किया हुआ है, ऑब्टेन अ ब्रेकडाउन ऑफ CWIP रिलेटेड टू वेबसाइट एंड रिव्यू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। रिव्यू करोगे ना, ये कैपिटलाइज होना चाहिए, एक्सपेंस आउट होना चाहिए। आगे, असेस वेदर द कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया आर मेट अंडर SIC, टेक्निकल फिजिबिलिटी, कंप्लीटिंग ऑफ वैसा इंटेंशन, एबिलिटी टू कंप्लीट, एबिलिटी टू जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये सारी चीजें वो जो इंटेंजिबल्स वाली हैं। अच्छा, इंस्पेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट, देखिए वो एक्सपेंस इनकर हुआ भी है तो उसकी अकरेंस भी तो देख रहा हूं। पहले तो ये देख लिया कि वो नेचर सही है या नहीं है, फिर मैंने देखा कि वाकई में वो उतनी अमाउंट बनती भी है या नहीं बनती। आगे, वेरीफाई दैट द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज हैव बीन एप्रोप्रिएटली and only eligible development phase costs have been, verify whether appropriate disclosure have been made in the financial statement regarding CWIP। हाँ भाई, गेम समझ आई? तो out of these 15 marks, how much do you guys get? 15। आठ से 9। अच्छा, यानी एक बात तो है कि इसमें, अच्छा इसमें ऐसा नहीं था कि तुमने रिस्क नहीं पिक किए, उसी रिस्क में कुछ टॉप अप थे, लीजेस वाला हो गया, SIC 32 हो गया, और वो जो मार्जिन को लिंक करना था वहां से वो पिक किया, तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे जो पिक किया, ऐसा नहीं है उसके नहीं मिलेंगे, बट गेम उसके ऊपर वाली थी। एग्रीड? पहले बताओ, बात समझ आती है, क्लैरिटी है? अच्छा भाई, CWIP के PPE का रिस्क, वो आप जेनरिक रिस्क लिख सकते हैं, और वो रिस्क ये होगा जेनरिक के भाई, देयर इज अ रिस्क दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड। वो इसके लिए यही प्रोसीजर होंगे जो इसमें किए थे, बखाली उसमें प्लानिंग फेज वगैरह हटा दोगे, सिंपल है। अच्छा आगे, हाँ वो एक्सट्रैक्ट थे, देखें ये तभी मैं कहता हूं एक्सट्रैक्ट का मतलब है जो दिख रहा है उसके हिसाब से। क्या 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 नहीं बुक हुआ हुआ? मैंने किसके लिए लिखा है हमने? नहीं तो मैंने बोला ना कैपिटलाइज हुआ होगा, मैंने बोला ना कैपिटलाइज हुआ होगा, वो तो लिखा ना, जो दिख रहा है उसी पे तो बोला। सवाल ही मैंने बनाया तो मेरे को तो याद होगा ना, सही है? ओके, अच्छा भाई, अच्छा सवाल तो चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब एक तो ये कहानी हो गई, चलें ओके, अब इसके बाद नहीं ऐसा नहीं है जैनब, ऐसा नहीं है।
हाँ एप्लीकेशन कंट्रोल्स में आएंगे। अच्छा जैनब कह रही है भाई एक मिनट रुक जाओ यार, ये CWIP का क्या मसला है? अरे भाई डेप्रिशिएट भी तो हुआ होगा ना, कैसी बातें करते हो तुम लोग यार। मतलब कोई, मतलब मैं यार वो क्या बोलूँ मैं यार, पीपी में जाने के बाद ये आखिरी दिन पे तो नहीं कर रहा होगा वो कैपिटलाइज यार, वो डेप्रिशिएट भी हो रहा है, अमोटाइज भी हो रहा है, बाकी एडिशंस भी होंगी पीपी में। मतलब व्हाई यू आर सो वरीड अबाउट इट? क्लियर है? वो कहता ना आखिरी दिन पे हो रहा है। सही है, चलें आगे फोकस करते हैं इस पे। ऊपर से आदिल भंगी कह रहा है व्हाई, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ भाई कंट्रोल रिवाइज करके आए हो ना। अच्छा वो कह रहा है कंसिडर एक्सपर्ट इफ नेसेसरी। अबे वो सब्सटैंटिव नहीं है, सब्सटैंटिव नहीं है। आप ये बोलोगे कि भाई कंपनी क्या कंट्रोल लगाए। करा ले, तू करा ले। हाँ लास्ट सेशन वाले से ज़्यादा मजे के। देखो जिस बच्चे ने लास्ट सेशन के किए हुए ना, वो तो भाई तुम लोगों ने किए लास्ट सेशन वाले सवालात, वो भी बहुत सारे हैं, वो तुम्हें करने। एनीथिंग कैन कम फ्रॉम, वो भी ऐसे अनटेस्टेड सिनेरियोज हैं जो एग्जामिनर ने नहीं पूछे, उनमें से लगते हैं कुछ एग्जाम में, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो वो करने हैं लाजमी। और वो ये कह रहा है कि जिसने किए हुए वो बोल रहा है उससे तो कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल ही है, तो हो सकता है उसको करके कॉन्फिडेंस आ जाए। उसकी PDF जानी ड्राइव पे ऑलरेडी है। ओके मुआज कह रहे हैं लास्ट सेशन वाले देखो तुम्हारे दोस्त ने किए हुए हैं, तुम लोगों ने भंगी नहीं किए हुए। छुपा रुस्तम कहते को बता के करेगा, मैं सवाल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही ब्रीफ है शहीद। उमर कह रहा है कंप्लीट क्वेश्चन दिखा दो, 84 इसके आगे कुछ है ही नहीं। ये एक ही बहुत है भाई। कंपनी शुड एंगेज एन एक्सपर्ट। अच्छा आइडिया दूं मैं, अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूंगा ना, तुम बोलोगे यार इसको इस तरीके से, इसमें पूरे वो जो पीपी की कैपिटलाइजेशन वाले कंट्रोल्स हैं वही लगेंगे। मैंने खाली थोड़ा सा उसका नक्शा बदल दिया। पर नहीं, वो मेकर चेकर लिखने से नहीं बोलेगा ना, व्हाट आर द कंट्रोल्स इन एक्चुअल दैट यू नीड टू अप्लाई। गेम ये है, देखो इसमें है कि वेबसाइट की डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज सही हो रही हो, उसके ऊपर कंट्रोल्स। तो मेरे ख्याल से इस पे ये नहीं लिख सकते कि हम उस पे एक पूरे बजटरी लिमिट लगा दें कि बजट से ऊपर ना जा सके, बजटरी कंट्रोल लगा दो। तो ये तो मैंने तुम्हें जानबूझ के एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें अवेयर रहना है, कैपिटलाइजेशन पे कोई भी कंट्रोल हो वो वाले चिपका सकते हो। अब मैंने खाली उसको नाम ऐसा इसी वेबसाइट डेवलपमेंट का दे दिया, तुमने बोला क्या ही करेंगे। बात समझ आ रही है? ये देखो ऐसे हो सकता है, कुछ भी नहीं है किया हुआ है तुम लोगों ने, तुम्हें सिर्फ अप्लाई। देखो वही कह रहा हूं, तुम कितने भी याद कर लो,
इफ यू डोंट नो एट द राइट प्लेस वेयर टू अप्लाई, गया तुम्हारा सवाल। मैं भी तुम्हें यही सिखा रहा हूं। तुम भाई यहां पे, अच्छा मुझे बताओ, क्या घुमा दिया? ओके सुनो, क्या हम कह सकते हैं कि यहां पे बजटरी कंट्रोल लग सकता है? इवन मैं आईटी बेस्ड कंट्रोल लगा सकता हूं। लिमिट शुड बी प्लेस इन द सिस्टम एंड सिस्टम विल प्रिवेंट जनरेटिंग पीओ अबव द डिजायर्ड लिमिट। ये लग सकता है? नहीं, फिर इसमें तुम्हें एक और कंट्रोल लिखना है। वैसे तुम्हें सिखा रहा हूं कि पूरी एक एक्सपेंडिचर्स का हिसाब किताब रिकॉर्ड बनना चाहिए, जिसको एक बंदा मेंटेन करे, दूसरा बंदा उसको रिव्यू करे और ये मार्क करे कि क्या ये एक्सपेंस नेचर का है या कैपिटलाइज नेचर का है। नहीं, आईटी में कैसे आएगा? नहीं, देखो, देयर हैज टू बी समवन। सिस्टम को क्या पता कौन सा खर्चा कितना कैपिटलाइज होना है? आप पहले बोलोगे, पहले बजटरी कंट्रोल लगा दिया, एग्रीड, फिर आप बोलोगे पीओ से ऊपर नहीं जा सकता, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई, रिकॉर्ड्स बनेंगे पूरे एक्सपेंडिचर के, जिसमें एक बंदा, उस बंदे का नाम लिखो कि मैनेजर कैपिटलाइजेशन, उसको ब्रेकअप बनाएगा और मार्किंग करेगा वेदर दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और, एंड द सेम हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द सीनियर मैनेजर फिक्स एसेट। डेजिग्नेशन से बताओ। अब आप यहां पे बोलो कि भाई, अब देखो, एक सवाल तो मैं ये दे सकता था ना तुम्हें कि मैं तुम्हें लिख के दे दूं ये कंट्रोल्स हैं, बताओ सही है या नहीं है, तुम वहां से पिक कर लेते। मैंने अभी भी वही किया है। तुम्हें पता है ये कि कैपिटलाइजेशन के कंट्रोल्स क्या हैं, बट मैंने उसका हल्का सा नाम चेंज कर दिया। मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा रहा हूं कि यार वेदर इज देयर कैपिटलाइजेशन कंट्रोल, तो वो वाले यूज करो ना यहाँ पे कि पीओ की लिमिट लगा दो, रिक्विजिशन आनी चाहिए, वो सारी चीजें, यानी पीओ रेज ही ना हो यार अगर वो लिमिट से एक्सीड कर रहा। तो यही तो इनएप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन का रिस्क है ना जो हम केटर कर रहे हैं। एग्रीड है? चलें, मैं कंपनी में प्री ऑडिट बिल्कुल ऐसा सेग्रीगेशन और ड्यूटी। अच्छा, अब देखो, आप अगर लिखते हो ना वी विल इंप्लीमेंट अ मेकर चेकर प्रिंसिपल, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाउ? ये लिखोगे ना कि एक बंदा, उसकी डेजिग्नेशन लिखो, मैनेजर फिक्स एसेट कह दो उसको। एग्रीड? मैनेजर फिक्स एसेट शुड प्रिपेयर अ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंसिंग द एक्सपेंडिचर इंकर्ड अलोंग विद द डिस्क्रिप्शंस, कि ये डिस्क्रिप्शन है इस खर्चे की, उसको फिर सीनियर मैनेजर क्या करेगा? रिव्यू एंड अप्रूव करेगा बिफोर पार्किंग एनी एंट्री इनटू द जनरल लेजर। एग्रीड? तो ये वाली बात है। अच्छा, अब बात समझ आती है। इसके बाद एक्सपेंडिचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एन एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल लेवल। यू डू नॉट नीड टू राइट एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल लेवल, राइट इट बाय द नेम, ज्यादा अच्छा है। जैसे अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूं उसमें, ये तुम बोलोगे यार ये तो हमें आते थे सर, खाली उसको लिंक नहीं कर पाए। अभी देख लेते हैं, चेक कर लेना और तुम ये बता देना कि पीपी में हमने ये नहीं किया था। सुन लो, कोटेशन शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द आईटी पर्सनल फ्रॉम डेवलपर्स। अच्छा, अब एक बच्चा लिखता है कि मैं एडमिन वाला वेंडर से, भाई आईटी वाले को बताओगे ना, आईटी वाला वेबसाइट बनाएगा, तो वेंडर लिख दो, आईटी पर्सनल लिख लो, बात एक ही आगे। एंड सिलेक्शन शुड बी मेड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस सच एज एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपर, प्राइस कोटेड एंड टाइमलीनेस। अच्छा, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है। वो बोले 5 साल में वेबसाइट बना के दूंगा, तो बोले खुद ही यूज कर लियो। बात समझ आती है? आगे, लिमिट चेक कंट्रोल शुड बी प्लेस्ड व्हेन द पीओ इज नॉट जनरेटेड, टेस्ट सैंपल बिफोर कैपिटलाइज। देखो, आप सब्सटेंटिव बता रहे हो, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? कंट्रोल सजेस्ट करना। अच्छा, आप क्लाइंट के पास बैठे हुए, क्लाइंट आपको बोल रहा है बताना इस पे क्या कंट्रोल लगाऊं यार, आप बोल लो मैं सैंपल निकालूंगा। बोला भाईजान मैं क्या करूं? मैं सैंपल निकालूंगा, उसको टेस्ट करूंगा और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोल रहा अच्छा तू रुक जा, मैं समझ गया, यही मैं कर लूंगा। ये वही करेगा ना, वही तो कर रहा है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? अच्छा ओके, इधर सुनो। अच्छा, शुड बी असाइन टू वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड कीपिंग along with the detailed description of costs incurred, यानी रिकॉर्ड कीपिंग along with the description से क्या होता है? पता लगता है कि कौन सा खर्चा किस पे हुआ है। एग्रीड है? आगे, प्रोजेक्ट मैनेजर शुड मार्क द कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड that has to be capitalized and expense out based on the evaluation of
देखो कैसा स्पेसिफिक। आगे, सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट रिव्यूज द मार्किंग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया साइटेड इन SIC 32 एंड अप्रूव द कॉस्ट एलोकेशन। तो यही कंट्रोल है जो मेक श्योर करेंगे कि आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट सही तरीके से कैपिटलाइज हो रही है या नहीं हो रही है। पर अगेन ये वही कह रहे हैं, देखो ये रिग्रेट ऐसा ये तो हमें आते थे, यही सारे तुमने उसमें PP में किए हुए हैं, बजटरी कंट्रोल, कोटेशन रेज करना, वो सारी चीज़ें मैंने खाली उसको SIC 32 से, और मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, अगर आप SIC से इसको लिंक भी नहीं करते, सादा खुशबू भी लिख के आते, मार्क्स मिल जाते। तुमने अभी मुझे चेक कराया था सवाल, कितना जेनरिक लिखा हुआ था, सिंपल जेनरिक लिखा हुआ था उसने, मार्क्स मिलेंगे। तुम्हें ये सिर्फ सोचना है कैपिटलाइजेशन, तो मतलब कैपिटलाइजेशन की चीज़ें थोड़ी सी बना के, एग्रीड। यहां पे रिस्क क्या था मेरा, देखो क्या कह रहा है वो, मैनेजमेंट हैज नॉट इंप्लीमेंटेड एनी कंट्रोल्स ओवर इनकरेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ, यानी गलत कैपिटलाइजेशन का रिस्क है। तो गलत कैपिटलाइजेशन में अमाउंट्स भी आती हैं, एक्सपेंडिचर की मिस क्लासिफिकेशन भी आती है, क्या दोनों चीजें कवर हो रही हैं इसमें? बिल्कुल हो रही हैं। अगर इसमें कंप्लीटनेस का मैं रिस्क कहता ना, तो आप फिर कंप्लीटनेस के कंट्रोल डालते इसमें कि देयर शुड बी अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड एंड द अमाउंट्स अपीयरिंग इन द GL। वेंडर इनवॉइसेस की रिकॉर्ड बनती, ये सारी चीजें, बात समझ आती है? तो अभी तो हम कह रहे हैं कि हम और भी थोड़ा सा सीखेंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये बात समझ आती है, यहाँ तक क्लैरिटी है? मतलब आई वुड सजेस्ट यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और मेरी प्लीज खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट है, मतलब दिमाग खराब कर दो अपना, पागल हो जाओ, वो प्रैक्टिस सेशंस करो जो पिछले वाले तुम लोगों के लिए हैं। दुनिया फायदा उठा रही है उसका, तुम तो यार अपने ही स्टूडेंट्स हो, खुदा के वास्ते उसको करो, बहुत अच्छे सवाल आते हैं। सही है, टाइमलाइन बनाओ कि करना है भाई, आज 4 सवाल 5 सवाल करके खत्म करो। ऑब्ली भाई मैं तो पोर्टल पे इसलिए डालता हूँ, अब वो एक कस्टमाइज बैच का बच्चा मुझे कह रहा कि सर हम पोर्टल खोलते हैं नई चीज़ आई हुई होती है, फिर नया आता है, तो वो बोलता है हमने तो उसको जिम्मेदारी बना दी है, उनको टेंशन है कि उनको कंप्लीट करना है। तुम्हारा तो भाई, तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, तुम्हारा तो एडवांटेज है, तुमने तो लाइव क्लासेस ली हैं, तुम तो कोर्स भी साथ कंप्लीट करके बैठे हो। दूसरा, तुम्हें तो वो टॉपअप वो करना चाहिए, वो तो बेचारे फंस गए, वो तो पूरा कोर्स भी ले रहे हैं और फिर सेशंस भी ले रहे हैं। तो ज़्यादा ईज में तो आई थिंक तुम लोग हो, एडवांटेज तुम लोगों के पास है, तुम उसको ऑब्टेन करो। अभी भी यार मतलब हैं 20 दिन, अच्छे से हो सकता है। और मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि मैं अगले 20 दिन नहीं पढ़ा रहा, मैं तो अगले 20 दिन भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सही है, तो क्या हम इसको 20 दिन तो कह लो आप, हम शायद उसको 17 तक लेके जाएंगे, 25 अगस्त तक लेके चलते हैं, ताकि 5 दिन पे मैं तुम्हें दे दूँ। तो 25 अगस्त तक इंशाल्लाह ये है कि भाई मैक्सिमम सिनेरियो हो गए। अब मुझे इतना पता है, मेहनत करने वाले पे अल्लाह कभी भी ऐसा कोई वक्त नहीं लाता कि वो फेल हो जाए। ये मेरी अपनी टेस्टेड एग्जाम्पल है, तो मैं उस दिन भी बताया था, बिल्कुल अपना करियर स्ट्रेक पे लगा के एक जगह डायरेक्टर की जॉब छोड़ के बैठा था EY में। एक वक्त पे थॉट आया मुझे कि यार क्या कर दिया मैंने, ये मैं तो नंबर 1 रैंकिंग के चक्कर में फंस गया तो गया पूरा करियर, जितनी भी रिस्पेक्ट वगैरह जो भी एक वो था ना भरम, वो सब खत्म हो जाएगा। पर फिर मैंने बोला नहीं, ऐसी की तैसी करना तो है, दिमाग चला, काम हुआ, सब पार हो गया। तो मुझे पता है ना, मेहनत की थी मैंने, तो तुम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगले 20 दिन है, सही है, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। आउटिंग्स वगैरह आखिर में दिल होता है कि यार बस बंद करें किताबें, ये टाइम पास हो गया ना, बाखुदा गेम चेंज हो जाएगी। और फिर तुम खुद को सोचो यार, अज्यूम करो PwC, KPMG, EY इस जगह बैठे हुए हो और तुम्हें ये फीलिंग नहीं पता। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, यू डोंट नो द फीलिंग ऑफ एंटरिंग इनटू दीज बिग शिट्स। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गेम अलग है उनकी। अब तुम टेक्नोलॉजी के इतने करीब हो गए, तुम्हें रास्ते खुले हुए दुनिया के, फिर तुम्हारी डिसीजन होगा, तुम सीखोगे काम। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पे सीख रहे हो मेरे से, वहाँ आते हो, किसी भी फर्म में जाते हो, मैं तो वैसे भी अवेलेबल हूँ, कोई और भी होगा ऐसा जो तुम्हें सिखा रहा होगा। पर अगेन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गेम चेंज होगी, तुम्हें मज़ा आएगा, फिर वो तुम्हारा करियर शुरू होगा पैसे कमाने वाला, फिर वो तुम्हारी आसाइशें पूरी होंगी कि मतलब मैं कार खरीद सकता हूँ, मैं जो मुझे शॉपिंग करनी है मैं कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें लानी है। वालदा के लिए कार लेके आओगे, नीचे बोलोगे यार बैठे हैं आपके लिए, ये तो सपने ही अलग हैं। बात समझ आ रही है? तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन फॉर यू गाइस। सही है, चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।